तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी हिंदी की ही क्लास है और हिंदी को मैंने कहा था ना, मैं कभी भी सडनली उसका नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा सकता हूं। और आप लोगों से कहा है पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इस पे वर्क करते रहना, मुहावरे वगैरह कुछ ना कुछ इसके टच में हमेशा आप लोगों को बने रहना है। इसके साथ साथ ही एक अन्य बात आप लोगों से कहनी है, आज इवनिंग के टाइम पे, यानी जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0, यानी सेकंड जो चैनल है मेरा, उस पे आप लोगों को आरओ एआरओ एग्जाम के रिलेटेड टोटल डिटेल वीडियो लगभग 10 से 12 मिनट की कंप्लीटली सिलेबस, बुक, कैसे तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि सर आरओ एआरओ की तैयारी का बताइए, उसकी डिटेल वीडियो बताइए। तो इस पे तो मैं बनाऊंगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, खाली आप लोग भी कहेंगे कि वही चीज है। तो सेकंड चैनल है, उसमें मैं क्योंकि आपकी क्वेरीज, आपके डाउट सेशन को उस पर रखता हूँ और अधिकांश लोगों के आंसर देने की मैं कोशिश करता हूँ और बहुत से लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है। तो उसमें आप लोग जुड़ जाना। तो उसमें स्टडी विथ योगेश 2.0 में मैं आज शाम को 8 बजे के आसपास एक वीडियो दे दूंगा 10-12 मिनट की। कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाना, आप लोगों का वो तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ कल आपकी मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ संभव था इंडियन मतलब नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर जो अपर पीसीएस या आपके जो भी एग्जाम होंगे आने वाले, उसके रिगार्डिंग एक करंट अफेयर की वीडियो दूंगा। और स्पेशली अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो अब वो तो फैक्ट बेस्ड दूंगा, इतना डिटेल पढ़ाने का टाइम तो है नहीं। और जो लोअर पीसीएस के लिए मैंने लगभग जुलाई तक आपको करंट अफेयर का बताया था 2021, तो उसी से आगे को मैं कराऊंगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 15 के आसपास तक का करंट अफेयर टोटल रहेगा 3-4 क्लासेस के अंदर। तो इतना हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ आगे नेक्स्ट वीक या उसके कुछ समय बाद उत्तराखंड की करंट अफेयर के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, देखते हैं कब तक नहीं होता सिलेक्शन, कब तक रोकती है जिंदगी अब हमें। ठीक है, अब समय आ गया है आप लोगों की सफलता का। देखिए, मैंने आपको कल धातु बताया था, धातु और उसके भेद। कल किसी ने कमेंट किया था सर धातु सिलेबस में नहीं है, धातु क्रिया का ही एक भाग होता है, क्रिया से ही उसका लिंक है, तो धातु तैयार करनी है। और उसके कभी ये नहीं पूछेगा धातु के कितने भेद है क्या, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में पूछेगा, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया है या इसमें क्या है करके, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखें आज हमको क्या पढ़ना है, वर्ब यानी क्रिया। अब इसके दो भाग आएंगे। ठीक है, एक आज एक कल। ठीक है, यानी कल क्या मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी, ये क्रिया आज ही कंप्लीट नहीं होने वाली है आपकी, ध्यान देना। देखिए, क्रिया किसी कार्य के होने या करने की जिससे पता चलता है उससे हमें क्रिया मतलब क्रिया होती है। ठीक है, ये बताऊंगा नहीं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं, इसी प्रकार से शॉर्ट नोट बनाइए। एक को बोलते हैं सकर्मक क्रिया, एक को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, तेज पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा सा क्योंकि आप लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे सकर्मक और अकर्मक क्रिया। अब एक यहाँ पे सेंटेंस लिख लीजिए। ठीक है, एक यहाँ क्या लिखना है आपको, सेंटेंस लिखना है, राम ने फल खाए। एक सेंटेंस लिख लेना है। ठीक है, फल खाए। अब ये एक सेंटेंस लिखा है मैंने, ये कोई इसमें नहीं है, एक एग्जाम्पल लिखा है। जब कोई भी काम होता है, इसमें खाने की क्रिया हो रही है, आप लोग सब जानते हैं इसमें खाने की क्या हो रही है, क्रिया। तो ये क्रिया क्या है इसमें, खाने की, यानी ठीक है, इसमें जो क्रिया को कर रहा है, कौन, जो क्रिया को कर रहा है उसको बोलते हैं कर्ता, यानी कर्ता। तो इसमें कर्ता कौन हो गया, राम। कर्ता मतलब जो उस एक्टिविटीज में मेनली इन्वॉल्व है, जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, उसको कर्ता। तो कर्ता आप समझ जाएंगे, जो क्रिया है आपको पता चल जाएगी, क्रिया हो रही है खाने की, यानी जिसमें क्रिया क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसे किसी कार्य के होने, करने या स्थिति के पता चलता है, वही तो क्रिया होती है ना, वर्ब। तो इसमें खाने की क्रिया हो रही है, जिसके द्वारा वो किया जा रहा है वो कर्ता होता है। एक तीसरी चीज होती है, यानी ये राम ने क्रिया की तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा, यानी फल पे पड़ा ना। राम ने क्या की, क्रिया की, इस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, फल पे, तो इसी को बोला जाता है कर्म। यानी ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सेंटेंस में कर्म क्या है, कर्ता क्या है और क्रिया क्या है। ठीक है, ये आपको इससे एक एग्जांपल के रूप में लिखना है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया। क्रिया आपको पता चलता है किसी कार्य के होने या करने का, जिससे पता चलता है। कर्म किसको, कर्ता किसको कहते हैं, जो उस क्रिया को करता है। कर्म किसको कहते हैं, जिस क्रिया को किया जा रहा है उसका प्रभाव जिस पे पड़ रहा है, यानी खाने का प्रभाव किसको पड़ रहा है, फल पे, यानी क्या खाया गया उसके द्वारा फल खाया गया, तो वो कर्म होता है। इसी सेंटेंस के आधार पे हम लोग इस सकर्मक और अकर्मक को समझते हैं। देखिए, पहला आता है आपका सकर्मक। ठीक है, अब इस सेंटेंस के आधार पे ही आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखिए, और कई लोगों को सकर्मक अकर्मक तो पता होगा, लेकिन इसके जो टाइप होते हैं वो नहीं पता रहता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं। सकर्मक और अकर्मक, सबसे
पहला आता है आपका सकर्मक। इसको तोड़ो तो एक बार सेंटेंस, सकर्मक यानी विथ कर्म, यानी कर्म के साथ, यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या बना है, कर्म, यानी ऐसे सेंटेंस होंगे इसमें कर्म उपस्थित होगा, सकर्मक यानी कर्म के साथ, और इसमें अकर्मक बिना कर्म के, एंटी यानी अकर्मक, इसमें कर्म नहीं चाहिए, सकर्मक में कर्म चाहिए। अब मैंने अभी आपको बताया था कर्ता क्या होता है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। अभी अभी एक सेंटेंस बताया था। तो सकर्मक का मतलब कहीं ना कहीं इसमें कर्म क्या होगा, विद्यमान होगा, और अकर्मक का मतलब इसमें कर्म विद्यमान नहीं होगा, ठीक है। तो कर्म और सकर्मक और अकर्मक में सीधा सीधा मतलब है, एक में कर्म होगा एक में कर्म नहीं होगा। तो इसकी डेफिनेशन जो होगी, जिस क्रिया का फल, यानी क्रिया मतलब जो कार्य किया जा रहा है, जिस क्रिया का फल अपने आप में कार्य पर, कर्म पर पड़ता है, यानी इसमें कर्म है, सकर्मक यानी कर्म है, तो सीधे सीधे लिखो जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, फल कर्म पर पड़ता है। अब आप ये मत कहना कि हमें कर्म नहीं पता है, ठीक है, कर्म पर पड़ता है, तो सीधा सीधा मतलब जो कार्य किया जा रहा होगा उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो इफेक्ट होगा वो किस पे पड़ रहा होगा, कर्म पर पड़ रहा होगा। यानी जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, यानी इसमें कर्म चाहिए, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा, कर्म चाहिए, जिसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। अभी बताऊंगा एग्जाम्पल से, ठीक है, कर्म की आवश्यकता बनती है, आवश्यकता रहती है या पड़ती है, लिख दो जो भी लिखते हो, रहती है, वो क्या कहलाते हैं अपने आप में, सकर्मक क्रिया। यानी कहीं ना कहीं इस सकर्मक क्रिया में कर्म की उपस्थिति होगी, क्या होगी, कर्म की उपस्थिति होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, इस वाले में कर्म की आवश्यकता, ऐसे शॉर्ट नोट बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस हमें आवश्यकता, क्योंकि हमें ये एग्जाम में क्या है, मतलब आपके एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, आवश्यकता नहीं। तो सीधी सीधी बात है, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक कर्म की आवश्यकता, यानी जो सेंटेंस बताया था अभी एग्जाम्पल, उसको ध्यान रखो, जो कर्म होगा ऐसे सेंटेंस में कर्म चाहिए होगा और ऐसे में कर्म नहीं चाहिए होगा, तो ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलते हैं, सकर्मक, और इसको के दूसरे वाले को अकर्मक। अब आपकी अकर्मक की परिभाषा, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, अर्थात कर्ता पर पड़ता है, उल्टा कर लो, ठीक है, इसमें इसकी डेफिनेशन लिखो, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, कौमा, कर्ता पर पड़ता है, कर्ता मतलब करने वाला, ठीक है, पर पड़ता है, तो और इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। देखिए कर्ता क्या है, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, पहला सेंटेंस मैंने आपको बताया था, उसी के एग्जाम्पल के आधार पे आपको ये समझना है। देखिए अब इसको विथ एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझते हैं, देखना, हाँ, राम ने बेर खाई, सपोज एक सेंटेंस में लिखता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल इसका, राम ने बेर खाए, राम ने, पहले सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, बेर खाई, एक सेंटेंस लिख दिया, या दूसरा लिख दिया, सीता ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, उसने क्रिकेट खेला, उसने क्रिकेट खेला, ठीक है, ये तीन सेंटेंस यहां लिख दिए। और यहां के एग्जाम्पल मैंने एक बार पहले एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, एक यहां, वह रोता है, ठीक है, सीता हंसती है, ठीक है, ये देखिए। अब इन सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, वह रोता है, सीता हंसती है, या कोई और भी लिख लो, एक जैसे एक एग्जांपल लिख लिया आपने, मोर नाचता है, एक एग्जांपल यहां पे लिख लो, मोर नाचता है, मोर नाचता है। अब मेरे को एक चीज बताइए आप लोग, इन सेंटेंस को देखने के बाद आपको क्या दिख रहा है, इसमें देखिए, राम ने बेर खाई, ठीक है, क्रिया क्या हो रही है, खाने की हो रही है, यहां पर दूसरे में सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है, तीसरा उसने क्रिकेट खेला, क्रिया क्या हो रही है, खेलने की, यानी तीनों सेंटेंस में आपने क्रिया पकड़ ली, क्या है, खेलने की, एक ने खाने की, एक ने पढ़ने की, एक ने खेलने की, पकड़ लिया आपने क्रिया। दूसरा चीज देखिए, कर्ता क्या है, क्रिया आपने पकड़ ली, कर्ता मतलब जो काम करने वाला, पहले वाले में कर्ता कौन है, राम है, दूसरे वाले में सीता है, तीसरा में उसने यानी वह, जो भी होगा, ठीक है। अब इसने जो काम किए,
इसने खाए है ना, क्या खाए, यानी क्या किस पे प्रभाव पड़ा क्रिया का, बेर पे पड़ा, यानी कहीं ना कहीं इसमें कर्म की आवश्यकता थी, तो यहां बेर पे पड़ा। इसने पढ़ा, क्या पढ़ा, पुस्तक पढ़ी। इसने खेला, क्या खेला, क्रिकेट खेला। यानी जो क्रिया है उसका कहीं ना कहीं प्रभाव उसके साथ जो लगी हुई चीज है यानी उस कर्म पे पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इसे बोलते हैं सकर्मक क्रिया। यानी अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 सेंटेंस दिए होंगे, बोलेगा इसमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है या इसमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो देखिए राम ने बेर खाए, तो आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे आपने पूछ देना, आप सेंटेंस बना देना और बोलना कि क्या, आप खुद से क्वेश्चन करना क्या। राम ने क्या खाए, आंसर मिल जाएगा आपको बेर खाए। सीता ने क्या पढ़ी, आंसर अगर मिल जाएगा उसमें दिया होगा पुस्तक पढ़ी। उसने क्या खेला, आंसर मिल जाएगा आपको क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा तो उसमें कर्म की विद्यमानता है, यानी वो उपस्थित है। इसमें देखिए वह रोता है, कुछ वह तो ठीक है, यानी इसमें क्या है, करता है, रोने की वो क्रिया कर रहा है, वह रोता है, क्रिया क्या रोता है, कुछ है नहीं, कर्म है नहीं है। वह हंसती है, क्या हंसती है, कुछ है ही नहीं इसमें, यानी हंसने की क्रिया कर रही है और सीधे सीधे कौन है, करता है। या मोर नाचता है, नाचने की क्रिया कर रही है, कौन नाच रहा है, मोर नाच रहा है, कुछ है ही नहीं आपके पास, यानी कर्म नहीं है, कर्म अनुपस्थित है, तो इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया और इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। होपफुली अकर्मक और सकर्मक क्रिया का आपको एग्जाम्पल और अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। देखो अब इसके बाद कभी कभी नोट करके लिख देना, कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें अपने आप में कर्ता जो है, यानी कर्ता तो होगा, कर्म नहीं होगा, लेकिन कर्म की आवश्यकता महसूस होती है। तो इसको ऐसे ही नोट करके लिख दो, एक सेंटेंस नोट करके लिखो, इस प्रकार से नोट करके लिखना है। कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते, कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते, ठीक है, पूरा लिखना। कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते, ठीक है, कर्म उपस्थित नहीं होते, यानी कर्म उपस्थित नहीं है, ठीक है, किस कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते, परंतु कर्म की आवश्यकता महसूस होती है, परंतु कर्म की आवश्यकता महसूस होती है। क्या लिखोगे, कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित, कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते परंतु कर्म की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होते परंतु कर्म की आवश्यकता बनी रहती है, महसूस होती है। ऐसे भी कभी कभी सकर्मक कहलाते हैं, जैसे राम पढ़ता है, ठीक है। दूसरा, वह खेलता है, क्या कुछ भी लिख दो, वह खेलता है या श्याम खेलता है, कुछ भी लिख दो आप, श्याम खेलता है, ठीक है। इन दोनों वाक्यों में कहीं भी आपको कर्म नहीं दिखेगा, करता है और पढ़ने की क्रिया है, करता है और खेलने की क्रिया है। तो आपको एक चीज महसूस इसमें हो रही होगी, वो महसूस काश इसमें कर्म होता, यानी कि राम पढ़ता है तो आप क्वेश्चन पूछे क्या पढ़ता है, तो आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, अखबार पढ़ता है, किताब पढ़ता है या कुछ इस टाइप का, तो आपको कर्म की आवश्यकता इसमें क्या हो रही है, महसूस हो रही है, कर्म की। ये खाली नोट करके लिखना है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। कर्म की आवश्यकता महसूस हो रही है आपको, तो कहीं ना कहीं जब कर्म की आवश्यकता महसूस होती है उसको भी आप लोग किस में रख देते हैं, सकर्मक में रखा जा सकता है। जब कर्म की आवश्यकता महसूस, यानी आपको कर्म की आवश्यकता महसूस होगी या कर्म दिखेगा तो ऐसा सकर्मक क्रिया होगी। और अकर्मक में वह हंसता है, क्या हंसता है थोड़ा ना कहोगे, अब हंसी तो एक ही चीज है ना, कोई कर्म की आवश्यकता ही नहीं, प्रभाव डायरेक्ट उसमें पड़ता है। वह रोता है, वह मुस्कुराता है, तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें आवश्यकता ही नहीं है। हंसता है तो हंसता है, क्या कोई आवश्यकता है क्या इसमें आपको, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये हो गया अपने आप में क्या, सकर्मक और अकर्मक। अब इसके बाद आता है आपका अकर्मक और सकर्मक के टाइप्स, यानी इसकी क्या भेद होते हैं या कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है अकर्मक क्रिया के भेद। क्या लिखोगे, अकर्मक क्रिया के भेद। जनरली अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला जो भेद होता है उसको बोलते हैं स्थितित्यर्थक या अवस्था बोधक, यानी स्थिति मतलब स्थित होगा या वो क्या होगा, अपने आप में कांस्टेंट होगा, रुका हुआ होगा, स्थित होगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं आपका जो पहला अकर्मक क्रिया होगा उसको बोलते हैं स्थिर अवस्था, यानी स्थित्यर्थक, ठीक है। क्या लिखोगे आप, स्थित्यर्थक या अवस्था बोधक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अवस्था बोधक बोलते हैं। तो दूसरा इसी को लिख लो, अवस्था बोधक।
अवस्था बोधक। देख ले, यानी अपने आप में कहीं ना कहीं ये स्थित है, यानी स्थित का मतलब है रुका हुआ है, यानी कहीं ना कहीं स्थित अर्थक है, इसको थॉ करना है, ठीक है, स्थित या अवस्था बोधक, यानी अवस्था मतलब वो रुका हुआ है, पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी स्थित्यर्थक, अवस्था बोधक, पूर्ण अकर्मक क्रिया। अभी बताता हूं क्या है अकर्मक क्रिया, पहला, ठीक है। इसका सीधा सीधा मतलब है, ऐसे इसमें सेंटेंस होंगे, यानी देखो अकर्मक है ना, कर्म की आवश्यकता तो होगी नहीं, यानी इसमें कर्म चाहिए ही नहीं आपको। अकर्मक है तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान से सुनना। यानी स्थिर अवस्था में तथा बिना पूरक या कर्म के भी पूर्ण अर्थ देगा, ऐसे सेंटेंस स्थिर अवस्था में होंगे, ठीक है। स्थिर अवस्था में तथा बिना, पूरा लिखना, देखो स्थिर अवस्था में तथा बिना कर्म, बिना पूरक या कर्म के भी पूर्ण अर्थ देंगे, बिना कर्म ऑब्लिक पूरक, अभी बताता हूं, के भी पूर्ण अर्थ देते हैं, पूर्ण अर्थ देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे सेंटेंस में, फिर भी अर्थ क्या होगा उसका, पूरा होगा, मीनिंगफुल होगी, और वो चीजें स्थिर अवस्था में होंगी, यानी रुकी हुई अवस्था में होंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत से सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे ईश्वर है, यानी ईश्वर है, पूरा सेंटेंस ही देखिए, ईश्वर है लिख दिया ना मैंने, कहीं ना कहीं इसमें एक प्रकार की स्थिति का बोध है, स्थिर है, अवस्था है कहीं ना कहीं, और कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसी प्रकार से जैसे श्याम सो रहा है, ठीक है, स्थिर हो, श्याम, सोने की कंडीशन बताओ, सो रहा है, देख लीजिए स्थिर है और कर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे किशोर हंस रहा है, किशोर हंस रहा है, ये देखिए ये सेंटेंस है ना आपकी, किशोर हंस रहा है, अब हंसने की क्रिया कर रहा है, सोने की क्रिया कर रहा है, ईश्वर है। अब इन तीनों सेंटेंस में देखिए आप लोगों को इसमें पूर्ण अर्थ है, यानी कंप्लीट अपने आप में मीनिंग है, लेकिन बिना कर्म के, यानी कर्म की आवश्यकता नहीं है, और उसके बदले हम कोई पूरक का भी यूज नहीं कर रहे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो स्थित्यर्थक या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा इसको बोलते हैं गत्यर्थक, यानी कहीं ना कहीं मूवमेंट होगी, यानी गत्यर्थक का मतलब है उसमें गति होगी, ठीक है। तो सेकंड लिखो गत्यर्थक, गत यो है, ठीक है, दोबारा ऐसे लिख लीजिए गत्यर्थक, ठीक है। गत्यर्थक या अवस्था बोधक की जगह अब गत्यर्थक की जगह पूर्ण अकर्मक क्रिया लिख देना, ठीक है, यानी अवस्था बोधक नहीं होगा, अब गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी, गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कहीं ना कहीं उसमें अब गति होगी, उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट होगा, यानी एक तो अकर्मक है तो उसमें कर्म की आवश्यकता तो अभी भी नहीं होगी, ध्यान से सुनना, लेकिन अब उसमें गति होगी, यानी कहीं ना कहीं कर्ता गतिमान होगा, वो बिना कर्म के वो पूर्ण अर्थ देगा। तो इसमें लिखो कर्ता गतिमान होगा, यानी जो कर्ता है, यानी ध्यान से सुनना, कर्ता बोल रहा हूं, ठीक है, कर्ता गतिमान व बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देगा, ठीक है, बिना कर्म के पूर्ण अर्थ, बिना कर्म के पूर्ण अर्थ देगा, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए कैसे, जैसे सोहन देहरादून जा रहा है, यानी सोहन देहरादून जा रहा है। देखिए अब इसमें सेंटेंस देखिए, कर्ता गतिमान, कौन है कर्ता, सोहन है, मूवमेंट कर रहा है, यानी देहरादून जा रहा है वो, ठीक है। तो बिना कर्म के, कोई कर्म नहीं है, फिर भी ये मूवमेंट हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो अपने आप में गत्यर्थक क्रिया पूर्ण कर्म क्रिया है। दूसरा, चिड़िया उड़ रही है, यानी कर्ता कौन है, चिड़िया, और क्या कर रही है, उड़ रही है, यानी मूवमेंट कर रही है, ठीक है, यानी गति हो रही है उसमें, तो चिड़िया उड़ रही है का मतलब अपने आप में गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। इसी प्रकार नदी बह रही है, यानी नदी जो है क्या हो रही है, बह रही है, बह रही है, ठीक है। ये देखिए तीन के तीन सेंटेंस में आपको मूवमेंट दिखाई देता है, और मूवमेंट दिखाई देने का मतलब बिना कर्म के, और सेंटेंस भी गया अपने आप में कंप्लीट है, तो इसको बोलते हैं गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब आता है तीसरा, तीसरे को बोला जाता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, तो उसको लिख लीजिए अपूर्ण अकर्मक क्रिया, आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने लिखना है
अपूर्ण अकर्मक क्रिया, बिल्कुल कूल माइंड होके पढ़ना है आपको, ठीक है। थर्ड क्या आता है, अपूर्ण अकर्मक, नाम में ही लग रहा है, इसके नाम से, नाम में ही ये सब चीजें छुपी हैं, ठीक है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अब इसमें कैसे होगा देखिए, यानी नाम से लग रहा है अपूर्ण अकर्मक, यानी कहीं ना कहीं कर्म की आवश्यकता नहीं परंतु किसी अन्य पूरक की आवश्यकता इसमें रहती है। यानी इसमें ऐसे लिखो, कर्म, क्योंकि अकर्मक है तो कर्म तो कहीं चाहिए नहीं होगा, कर्म की, और कर्म क्या होता है अभी मैंने सेंटेंस में आपको बताया था, कर्म की आवश्यकता नहीं परंतु किसी अन्य पूरक की आवश्यकता, यानी कर्म नहीं होगा लेकिन कोई ना कोई अलग चीज चाहिए, किसी अन्य पूरक, पूरक उसको जो मतलब रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, पूरक की आवश्यकता, अनिवार्य आवश्यकता, तब जाके वो सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा आपका, वरना ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, देखिए कैसे होगा। मोहन स्वस्थ है, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन स्वस्थ है, मोहन स्वस्थ है। अब देखिए ये, इसमें आपको कर्म की आवश्यकता तो नहीं है, सेंटेंस नॉर्मल, मतलब मोहन है, कुछ तो है, स्वस्थ है, अब स्वस्थ होना कोई कर्म थोड़ना है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना आपको। तो इस सिंपल से सेंटेंस जो होंगे बिना अकर्मक क्रिया के, यानी अपूर्ण अकर्मक क्रिया, कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी पूरक की उसमें आवश्यकता होती है। जैसे वह डॉक्टर बनेगा, वह बनेगा, क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, यानी कोई ना कोई इसमें अपने आप को एक सप्लीमेंट, एक पूरक चाहिए आपको, ठीक है, वह डॉक्टर बनेगा। इसी प्रकार से वह बीमार हो गया, वह बीमार, ये डॉक्टर, बीमार, स्वस्थ, इसमें ठीक है, हो गया। और इसी प्रकार से एक अन्य सेंटेंस आप लोग लिख लीजिए, वह चालाक निकला, वह क्या निकला, चालाक निकला, निकला। ये देखिए 4 के 4 सेंटेंस में। अब ये नॉर्मल है भी बेसिकली, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो क्रिया की तरह प्रयोग हो रहा है कुछ ना कुछ सेंटेंस के रूप में, ठीक है। अब यहाँ देखिए कर्म की आवश्यकता तो नहीं होती लेकिन कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री पूरक आपको चाहिए होता है उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। वह है, क्या है, स्वस्थ है। वह बनेगा, वह बन रहा है, क्या बन रहा है या बनेगा, कुछ ना कुछ डॉक्टर। हो गया या कर लिया, क्या किया, हुआ बीमार। निकला, क्या निकला, चालाक। तो ये सिंपल सी बात है, इसको समझने के लिए आप नॉर्मल सेंटेंस बना लेना, वो सब के सब पूर्ण अकर्मक क्रिया होंगे, यानी कर्म की उसमें आवश्यकता नहीं होगी परंतु कोई ना कोई सप्लीमेंट्री आपको चाहिए, ठीक है। अब आता है बच्चों इसके बाद सकर्मक क्रिया के भेद। जैसे आपने अकर्मक पढ़ा, इसी प्रकार से थोड़ा सा सकर्मक देखते हैं हमको और देखते हैं कि इसके कितने भेद हैं, ठीक है। देखिए तो इसके भी 3 लिख लो। सकर्मक कितने भेद लिखोगे, इसमें भी 3। और ध्यान रखना, नाम से ही लग रहा है सकर्मक है तो कर्म की आवश्यकता तो होगी ही होगी। पहला लिखोगे पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं। क्या लिखोगे, पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं। नाम से ही लग रहा है, देखो पूर्ण है यानी सेंटेंस कंप्लीट, और कर्म तो होगा ही होगा, हाँ, क्योंकि सब सकर्मक हैं, कर्म तो चाहिए ही चाहिए। पूर्ण एक कर्मक क्रियाएं, अर्थात एक कर्म के साथ पूर्ण अर्थ पूरा सेंटेंस देगा, यानी पूर्ण एक कर्मक यानी एक ही कर्म होगा, एक कर्म के साथ पूर्ण अर्थ निकल जाएगा आपके सेंटेंस में, ठीक है। पूर्ण अर्थ यानी आपका सेंटेंस होगा कंप्लीट हो जाएगा एक ही कर्म के साथ। एग्जांपल देखिए, वह पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए एक ही कर्म है ना, पुस्तक किस पे पढ़ रहा है, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पे, तो एक ही कर्म है, सेंटेंस से कंप्लीट हो गया आपका, सिंपल सा। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो अपने आप में देखिए कैसा हो गया ये सेंटेंस, लिखने का किस पे, रामायण पे, एक ही कर्म चाहिए था तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो ये पूर्ण एक कर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। ध्यान से समझना, पेपर में ऐसी सेंटेंस देगा कि पूर्ण एक कर्मक कौन सी है, पूर्ण अकर्मक कौन सी, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा जो आपका इसमें आता है उसका नाम अपने आप में पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं। क्या लिखोगे, पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं, इसमें द्विकर्मक कर दीजिए, ठीक है। यानी जैसे आपने एक कर्मक किया, इसी को आपने क्या करना है, द्विकर्मक क्रियाएं, द्विकर्मक
क्रियाएं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, नाम से लग रहा है द्विकर्मक मतलब दो कर्म के साथ संयुक्त होकर पूर्ण अर्थ देगा। यानी एक कर्म की जगह यहां लिख दो दो कर्म के साथ संयुक्त होकर, सेंटेंस है यानी जो संयुक्त होगा तो दोनों को मिलाओगे आप, संयुक्त होकर पूर्ण अर्थ निकलेगा, पूर्ण अर्थ। तो ऐसे को क्या बोलोगे आप, पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं बोलोगे। एग्जाम्पल देखो बहुत से सिंपल, यानी दो कर्म होंगे, जैसे मालिक ने नौकर को पानी दिया, कुछ भी बना दो आप लोग। ठीक है, मालिक ने नौकर को पानी दिया, यानी क्रिया क्या हुई, देने की हुई, एक क्रिया। ठीक है, अब देखिए दो कर्म होंगे, क्या देना है, एक पानी दिया, एक इसको दिया, नौकर को दिया। यानी कर्म कौन है, अपने आप में मालिक है, यानी सॉरी क्या करता, उसने किसको देने की क्रिया की, क्या दिया, पानी दिया, किसको दिया, नौकर को। यानी कहीं ना कहीं दो कर्म है, कर्ता के द्वारा दो कर्म, तब जाके सेंटेंस संयुक्त होकर कंप्लीट हुआ अपने आप में, इसको बोलते हैं पूर्ण द्विकर्मिक क्रिया। इसी प्रकार नौकर ने कुत्ते को दूध पिलाया, नौकर ने कुत्ते को, एक कुत्ता हो गया इसमें, ठीक है, दूध पिलाया। तो इसमें देख लो क्या हो गया, दूध पिलाने की एक दूध हो गया, एक कुत्ते को गया, तो पिलाने की इसमें क्या हुई, क्रिया। यानी दो कर्म है, दूध, कुत्ता और दूध, और इसमें नौकर और पानी। इस प्रकार से आपका पूर्ण द्विकर्मक क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करके टर्मिनोलॉजी आ जाती है। दो प्रकार के कर्म होते हैं बच्चों, एक होता है मुख्य कर्म, एक को बोला जाता है गौण कर्म। ठीक है, गौण मतलब सेकेंडरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे इस साइड में लिख लो, कैसे पहचानोगे, कभी कभी पता लगा हम मुख्य कर्म और गौण कर्म, पता लगा सेंटेंस दे दिया, इसमें गौण कर्म पूछ दिया। मुख्य कर्म और गौण कर्म में क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना। मुख्य कर्म पहला हिस्सा क्रिया के पास, क्रिया के पास होगा, यानी क्रिया के नजदीक होगा। तो इसमें देखो देने की क्रिया है ना, तो क्या दे रहा है, पानी, तो नजदीक कौन है, पानी है। इसमें पिलाने की क्रिया है ना, क्या है, दूध पिला रहा, तो ये मुख्य कर्म इसमें क्या क्या हो गया, एक पानी हो गया, एक दूध हो गया। यानी पहला क्या है, इसका विशेषता क्रिया के पास होगा। दूसरा ये अप्राणीवाचक होगा, यानी उसमें मानव जीवन नहीं होगा, अप्राणीवाचक होगा। ठीक है, निर्जीव टाइप का, अप्राणीवाचक। देखो क्या पानी प्राणीवाचक है, दूध प्राणीवाचक है, नहीं। तो इसी प्रकार से गौण कर्म क्या होता है, जो क्रिया से दूर होता है। देखो क्रिया से दूर होगा इसके कंपैरिजन में। देखो देने की क्रिया से कौन है दूर, नौकर है, पिलाने की क्रिया से दूर कौन है, कुत्ता, और दूसरा क्या होगा, प्राणीवाचक होगा। ये छांट लोगे आप लोग, ठीक है, बहुत आसानी से। ये क्या होगा, प्राणीवाचक। बाकी एक और लक्षण भी होता है इस वाले में, जो होता है विभक्ति होती है, एक में नहीं होती, वो इतना नहीं, इतने से आप लोग क्या कर लोगे, इसको कैच कर लोगे। ठीक है, इसके बाद अंतिम आता आपका अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, थर्ड क्या आता है आपका, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया को हम खत्म करते ही आज की क्लास को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, थर्ड लिखो, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखो मेहनत करोगे तो फल बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत जल्दी। मतलब उम्मीद नहीं करोगे कि सडनली हम कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन जिंदगी आपसे मेहनत मांगती। ध्यान रखना, मेरा डेडिकेशन लेवल मैं कभी अपनी मतलब तारीफ वाली बात नहीं है, मुझे फीवर भी आता है तो भी मैं क्लास देने से बहुत ज़्यादा वो नहीं करता। मतलब मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए क्लास आई है। ये पिछली बार 2021 के टाइम पे जब कोविड की सेकेंड लहर आई थी, तब मैं भी बीमार पड़ा था, तब भी मैंने क्लास स्किप नहीं की। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मुंह सूख रहा, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मैं थोड़ा सा तबीयत खराब थी, तेज फीवर था, तब भी मेरा मुंह सूख रहा, लेकिन मैं क्लास स्किप नहीं कर रहा हूँ। यही डेडिकेशन का लेवल मैं आपसे चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सिंगल मेरे एफर्ट करने से हमें सफलता नहीं मिलेगी। यानी हम नहीं चाहते कि दिन निकलते रहे, मैं पढ़ाते रहूँ, आप पढ़ते रहो, नोट्स भरो, कॉपियां भरो, किताबों का घर पे ढेर लगाओ। इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलना बहुत जरूरी है। यानी इस सब क्लास की, इन क्लासेस की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब इसका परिणाम आप अपने स्तर से देना शुरू कर दें। यानी 1 by 1 आपका कॉन्फिडेंस, मतलब एक एक दिन करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हमारा रूट जो है, डायरेक्शन है, वो सही हो रही है। हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं, सर भी हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। हम दोनों की जब हम जुगलबंदी सही से मिल जाएगी, हम लोगों का सफल
पॉसिबल मतलब होना तय है। यही अपने अंदर अपने आप क्या रखना है, आपको विश्वास रखना है, ठीक है। और कभी भी नकारात्मक नहीं होना है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, नाम से ही लग रहा है कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म होते हुए भी किसी पूरक के बिना अर्थ अधूरा होगा। कर्म तो होगा क्योंकि कर्मक है, कर्म होते हुए भी, कर्म होते हुए भी किसी पूरक के बिना, सेम उसी तरह है, ठीक है। अभी बताता हूं, किसी पूरक के बिना अर्थ अधूरा होगा, अर्थ अधूरा होगा। तो आप समझ जाना अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। इसका एग्जाम्पल जैसे बताता हूं, अमित श्याम को समझता है। क्या समझता है पता ही नहीं चलेगा आपको। देखो, अमित श्याम को, मूर्ख को ब्रैकेट में करना है, ठीक है, मूर्ख समझता है। देखिए क्या लिखा है, कर्म होते हुए भी, यानी अमित का प्रभाव किस पे पड़ा, समझने का, श्याम पे पड़ा। यानी कर्म होते हुए भी अगर ये मूर्ख को हटा दूं, इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है, आप समझ नहीं पाओगे। अमित श्याम को समझता है, क्या समझता है पता नहीं चल रहा, तो मूर्ख लिखना बहुत जरूरी था, इसीलिए सेंटेंस पूरा हो पाएगा। इसी प्रकार मैं उसे बनाता हूं, मैं उसे समझदार, मैं उसे समझदार बनाता हूं। देखो, मैं उसे बनाता हूं, क्या बनाता हूं, समझदार, यानी इसका होना बहुत जरूरी है, तब जाके अपूर्ण सकर्मक क्रिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्रिया के अकर्मक और सकर्मक। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी, सकर्मक क्रिया कौन सी है, या किस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद क्रिया के अन्य रूप आएंगे, क्रिया के अन्य प्रकार आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ब भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आता अव्यय, यानी एक मेजर सेक्शन हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।